चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब। कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहां धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूं तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जा, अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दिनों जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। निशा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहां पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो, ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो। स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब। गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी। बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं, हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था, इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो। कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ।
छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब। तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल, अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले, पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? झूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी, छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारिन अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं। तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो उसे। चौधरी साहब, अब आप? अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ, ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला। इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी, और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी। रामलाल अमन कुमार के घर नौकरी करता था। अमन कुमार का बेटा सौरभ एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि रामलाल का बेटा दीपक एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सौरभ और दीपक दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और अपने अपने स्कूल के अच्छे बच्चों में उनका नाम था। देखो पापा, मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह सौरभ, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे रामलाल, दीपक भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है ना? अभी कुछ देर पहले ही वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है, वहाँ की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपक ने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटे से स्कूल में फर्स्ट आकर। सौरभ, ये लो लड्डू, मैं फर्स्ट आया हूँ ना तो बापू ने सबको बांटे हैं। मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मॉम, वो चॉकलेट बादाम कहाँ हैं जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे बापू की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते, वो तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाए हैं। और ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो, जितनी मर्जी कोशिश कर ले तो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सौरभ बेटा, ऐसे नहीं बोलते, दीपक भी अच्छा बच्चा है। मॉम, मुझे दीपक एक आंख नहीं भाता, मेरे सामने पापा उसकी तारीफ करते रहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कपिल के घर खेलने जा रहा हूँ। सौरभ को दीपक से नफरत थी। दीपक भी उसकी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये बात सुनकर सौरभ और गुस्से में आ जाता है।
सौरभ कपिल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ सौरभ, आज तू बड़ा गुस्से में है? मैं दीपक से नफरत करता हूँ। आज मैं जब पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था तो दीपक ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, वो भी मेरी तरह फर्स्ट आया है। फिर तुम ही बताओ। फिर पापा उसकी भी तारीफ करने लगे, वो हमारे नौकर का बेटा है, ये बात मुझे उसे समझानी होगी। अरे तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, कल दोपहर में सारे दोस्त गेम में पैसे लगा रहे हैं, तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 200 रुपए लगा दे। अरे तू फिर से अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 200 रुपए लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेंगी? मेरे पापा बहुत रिच हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। सौरभ को गेम पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई थी। वो आए दिन अपने दोस्त कपिल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता। सौरभ पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। सौरभ, तुमने मॉम के अकाउंट से आज फिर 200 रुपए निकाले हैं। पापा वो मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा है ना, तो उसी के लिए चाहिए थे। अरे मुझे पता है, सौरभ ने मुझे बता दिया था कि वो 200 रुपए ऐड कर रहा है। बेकार में गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल पर। वो तो ठीक है संध्या, पर चलिए आप नाश्ता कीजिए, बच्चे हैं आपस में लगे रहते हैं। संध्या अमन की बातों पर ध्यान नहीं देती। सौरभ को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी। एग्जाम भी नजदीक आ रहे थे। एक दिन, सौरभ क्या बात है, आजकल लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी मैम का फोन आया था, तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। मम्मी वो एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं कपिल के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं, तो पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बात है, तुम कपिल के घर बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। उधर दीपक भी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बापू इस बार मुझे फिर से फर्स्ट आना है, देखना मैं खूब मेहनत करूंगा। अब मुझे पता है मेरे बेटे, तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। चलो दीपक बेटा, अब आकर ये दूध चावल खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। और तुम वो कहाँ जा रहे हो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ? माँ मैं साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ, वहां पर विज्ञान संबंधित बहुत से उपकरण हैं। टीचर बता रही थी हमें वहां जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपक स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहां उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं, जिनमें सौरभ भी होता है। सौरभ ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी देखा है। अरे ये हमारे नौकर रामलाल का ही तो लड़का है, गरीब नौकर का बेटा है ये। हाँ, ये नौकर का बेटा है, फिर तो ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे दीपक पर हंसने लगते हैं। दीपक घर आकर सुस्त और उदास हो जाता है। बापू सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे, सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा मान गया। मैं तुझे तभी तो पढ़ा लिखा कर बढ़ा रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके। रामलाल की बातों को सुनकर दीपक में हिम्मत आ जाती है और वो खुश हो जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन दीपक स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे कक्षा में पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देती है। दीपक ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए दीपक को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मैं जानती हूँ कि फाइनल एग्जाम जो आने वाले हैं, दीपक उसमें भी फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश में लगा होगा। थैंक यू मैम। सब बच्चे तालियां बजाकर दीपक की प्रशंसा करते हैं। घर आकर दीपक अपने बापू और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है, जीते रहो मेरे बच्चे। बापू मैं ये पुरस्कार अमन अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चल तू उनका भी आशीर्वाद ले ले। संध्या, तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता तक नहीं। मैं भला इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूंगी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाई है, बैंक की तरफ से ही फोन है। अमन बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। रामलाल और दीपक भी वहीं खड़े थे। हो गया सत्यानाश, और दो लाडले को मोबाइल फोन। तुम्हारे बेटे ने बेवकूफी में 1 लाख रुपए न जाने किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए, अब भुगतो। और है कहाँ ये सौरभ? वो तो अपने दोस्त कपिल के साथ ट्यूशन गया है। मेरे फोन पर सौरभ के ट्यूशन से फोन। जी मैं सौरभ की मम्मी बोल रही हूँ। क्या सौरभ ट्यूशन नहीं आ रहा? पर जी ठीक है, सौरभ पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहा। तभी सौरभ आ जाता है। क्यों सौरभ, ट्यूशन से आ गए?
जी पापा। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। तुमने 1 लाख रुपए किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं। पापा मम्मी, आई एम सॉरी, मैं कपिल के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट पेपर में भी पहली बार फेल हो गया। अरे रामलाल, तुम कब आए? और दीपक बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी ये वो, आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला तो आपका आशीर्वाद लेने आ गया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। अमन दीपक को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पापा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी सौरभ, अपने रूम में जाओ। मम्मी पापा मेरे से नाराज है, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। सौरभ, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है मम्मी, मुझे क्या करना है। सौरभ ने अब कपिल और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पर 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स अभी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे। सौरभ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपक की मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है और प्राइवेट स्कूल की किताबें और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई जाती हैं। मम्मी क्या दीपक मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है। रामलाल, दीपक को जरा बुला लाओ, सौरभ को मैथ्स में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, मैं अभी बुला लाता हूँ। सौरभ दीपक की सहायता से मैथ्स के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी सौरभ अब दीपक के साथ ही पढ़ने लगा। सौरभ भी दीपक की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आता है। सौरभ, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। पापा ये सब दीपक की वजह से ही हुआ है, इसने मेरी एग्जाम के दिनों में बहुत हेल्प की। थैंक यू दीपक। रामलाल, तुम्हारा बेटा दीपक बहुत होनहार है, देखना ये एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अमन अंकल, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। दीपक की बातों को सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो दीपक को गले से लगा लेता है।